नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले हमने ये वीडियो लेक्चर कवर किया था जिसमें हमने देखा था कि भाई 26 जनवरी को ही आखिर क्यों हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो सबसे पहले क्या काम करें कि भाई सब्सक्राइब बटन को दबाएँ और इस वीडियो को जाके सबसे पहले देखें और आने वाले समय में आप और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं अगर आपने ये सब्सक्राइब बटन हिट किया है तो। ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबाएं और चैनल से जुड़ें। रही बात आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि भाई कवर करेंगे हम 26 जनवरी के बाद। 26 जनवरी 1950 के बाद हमने क्या किया, हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा संविधान लागू किया। अब संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो एक बुक है। कैसी बुक है, तो ये बुक कुछ इस तरीके से दिखती है। तो दिखने में ही कितनी मोटी बुक दिख रही है। तो सर क्या आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हम एक दिन में एक लेक्चर में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन की समरी को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो समरी कहाँ मिलेगी, तो समरी हमें मिलेगी उसके प्रिएम्बल वाले चैप्टर में। ठीक है, प्रिएम्बल क्या होता है, तो सर प्रिएम्बल होता है आपका सिंपल प्रस्तावना। हिंदी में बोला जाए प्रिएम्बल को कहते हैं हम लोग प्रस्तावना। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, प्रिएम्बल क्या होता है। सर आज तक हमने ये चीज़ पहले पढ़ी ही नहीं। देखिए, अगर आपने कभी कोई बुक पढ़ी हो, क्या पढ़ी हो, कोई बुक पढ़ी हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपने जब बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो बुक में एक पेज था प्रीफेस। क्या था, एक पेज प्रीफेस। प्रीफेस, ठीक है, पीछे लिखा होगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, प्रीफेस। ठीक है, आपको वो पेज में प्रीफेस में दिखता होगा समरी कि भाई इस पूरी बुक में क्या लिखा है। समरी दे देंगे एक ही पेज में कि ये बुक क्या कहना चाहती है। देखना है अगर आपको तो दिखाता हूँ। आपको ये प्रीफेस दिख रहा होगा, देखिए आपको ये प्रीफेस दिख रहा होगा। ये हमारी बुक है, एक जवाहरलाल नेहरू की बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने ये बुक लिखी थी। इस बुक को अगर आप खोलोगे तो बुक में आपको पहले ही पेज पे यहाँ पे दिखेगा प्रीफेस। क्या दिखेगा, प्रीफेस। ये बुक का पहला ही पेज कहता है जवाहरलाल नेहरू ने ही ये पेज लिखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने बुक लिखी है। तो ये प्रीफेस कहता है कि भाई जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर के फोर्ट में थे, 1944 की बात है। इनके कुछ कलीग्स, इनके साथ कलीग्स भी जेल में थे। इनके कलीग्स ने ये बुक को लिखने के लिए कुछ योगदान दिया, कुछ मदद दिया, कुछ ओपिनियंस दिए। इस बुक में उन्होंने ये बताया प्रीफेस में, कुछ वैल्यू एडिशन दिए, सम एडिशंस। और ये बुक क्या कहना चाहती है, तो ये बुक कह रही है कि इट्स कवर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, तो ये बुक कह रही है किसके बारे में, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। तो इस तरीके से आपने ये बुक को देखा, आप समझ गए कि भाई ये इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में ये पूरी की पूरी बुक लिखी गई है। ठीक है, और अगर और देखना है तो हम किसको देख सकते हैं भाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है। एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, देखिए 6th एडिशन की बुक है, एम लक्ष्मीकांत इसके ऑथर है। अब इसका प्रीफेस देखिए, तो इसका प्रीफेस क्या कहता है, प्रीफेस ऑफ द फर्स्ट एडिशन। ये कहता है कि भाई ये बुक जो है किसके लिए बनाई गई है, तो ये बुक बनाई गई है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। और ये बुक जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बनी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है, तो यूपीएससी कंडक्ट करता है। और ये बुक क्या कवर कर रही है, फुल्ली इंडियन पॉलिटी सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज़। ठीक है, और ये कौन से डायमेंशंस कवर करती है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे के सारे डायमेंशंस ये बुक कवर करती है। तो आप समझ जाते हो कि भाई ये बुक मेरे लिए काम की है, एग्ज़ाम में मेरे को हेल्पफुल होगी। ठीक है, वो आप समझ जाते हो कि भाई इस बुक में क्या क्या दिया गया है। वैसे ही हमारा प्रिएम्बल भी क्या है, हमारा जो ये प्रिएम्बल है, ये प्रिएम्बल एक प्रीफेस है। ठीक है, अगर उस प्रिएम्बल को आपको देखना है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो आपके पीछे ये इंग्लिश में इस जगह पे आपको प्रिएम्बल दिख रहा होगा। अब इसको देख के आप ज़रूर समझ गए होंगे कि इसको मैंने कहीं ना कहीं देखा है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के पहले ही पेज में, जब चैप्टर शुरू भी नहीं होता है, ठीक है, बुक खोलते हो ना, तो पहले
पेज में MRP वगैरह वाला जो पेज होता है ना, उधर ही जो है आपको ये प्रीएम्बल वाला पूरा का पूरा ये ऐसा सेक्शन दिख जाएगा, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रीएम्बल है क्या? देखो, प्रीएम्बल को पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा याद रहे तो और भी अच्छा है। और मैंने बहुत लोगों को लेक्चर दिया है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा है। सबसे मैं पूछता हूँ कि भाई आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हो? ठीक है, क्यों, वाई, वो रीज़न नहीं बता पाते कि भाई मुझे क्यों यूपीएससी करना है। ठीक है, उनके पास कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है। आपको मैं आज एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपसे कोई भी ये सवाल पूछे और आपके पास ये आंसर नहीं है तो आप सिंपल बोलिए, सर हम प्रीएम्बल के हर एक शब्द को ज़मीन पर उतारना चाहते हैं। गारंटी से बोलता हूँ, आपने ये अगर सेंटेंस अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में भी बोल दिया ना, तो आपके कुछ मार्क्स पक्के हैं। 5 से 10 मार्क्स आप गिन के ले लीजिए कि आपके हाथ में फिक्स है। ठीक है, बशर्ते आपको प्रीएम्बल के हर एक पॉइंट याद होने चाहिए कि कौन से पॉइंट आप कैसे उतारोगे। इतने में आप प्रिपेयर करके चले जाओ यार, आराम से। ठीक है, तो ये चीज़ आप गांठ बांध के रख लो अपने दिमाग में कि भाई हम जो है प्रीएम्बल के हर एक वर्ड को ज़मीन पे उतारना चाहते हैं, और मेरा यही मकसद है, मेरा यही सपना है। ठीक है, कौन से शब्द? देखिए, प्रीएम्बल में लिखा है, यानी हमारा प्रीफेस हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है वो पत्थर की लकीर है। हमारी रनिंग सरकार जो है उसको क्या करेगी? ज़मीन पे उतारने की हमेशा कोशिश करेगी। लेकिन आपको भी पता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पे अभी तक उतर नहीं पाई हैं। अगर आपको प्रीएम्बल में पढ़ के सुनाता हूँ हिंदी वाला, तो आप समझ जाओगे, ठीक है, कि प्रीएम्बल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये आखिरकार पूरे संविधान का एक पेज में ही नक्शा कैसे दिखा देता है। देखिए, पढ़ते हैं इसको। हम भारत के लोग, कौन? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या देते हैं भाई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देते हैं। ठीक, न्याय मिल गया। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता देते हैं। ठीक, फिर क्या देंगे? प्रतिष्ठा और अवसर का समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे भाई? आत्मार्पित किया, मतलब किसने किया? हम भारत के लोगों ने किया। किसी ने हम पे थोपा नहीं, कोई सरकार ने हम पे नहीं थोपा, ना ही कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको थोप के दिया कि भाई आज़ादी दे दी, चलो ये सब मान लीजिए चले जाइए। ये जो संविधान है, ये गलती मत रखना अपने दिमाग में कि भाई ये संविधान जो है हमने जो है हमारी गवर्नमेंट होगी उसने बना के दिया। नहीं, ये संविधान जो है भारत के लोगों ने बनाया है। ठीक है, भारत के लोग ही इसके अथॉरिटी हैं, ये पूरे के पूरे संविधान के। ठीक, तो इतना अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि भाई एक पूरे प्रीएम्बल में आप नहीं समझ पाओगे कि भाई इसमें हर एक शब्द क्या कहना चाहता है। जैसे कि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में देखोगे तो भाई किसकी बात कर रहा है? सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब होता क्या है सर? तो देखिए, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको एक एक वर्ड को डिटेल में समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिरकार हमारा प्रीएम्बल कहना क्या चाहता है, हर एक शब्द की वैल्यू क्या है। आखिर हमारे भारत के देश के जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये आत्मार्पित किया है संविधान अपने आप को, वो क्या क्या इस शब्दों के द्वारा अपने आप को देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो आगे जाने से पहले, हर एक शब्द को समझने से पहले थोड़ा सा निचोड़ देख लेते हैं कि भाई इस पूरे प्रीएम्बल का अर्थ क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीएम्बल है, पीछे दिख रहा होगा आपको ये प्रीएम्बल। तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये एग्ज़ाम में आता है, इसलिए थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, ये क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही जो है आपका
सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। ठीक, फिर अगर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पूछा जाए कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी, इंडिया में जो शासन करेगा, कोई भी सरकार होगी, उसका नेचर कैसा होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा भाई, सोवरियन होगा। यहाँ पे लिखा है जितना भी बोल्ड लेटर्स में, उसका नेचर होना चाहिए सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये होना चाहिए आपका नेचर। ठीक है, एग्ज़ाम में ये याद रखना। ठीक है, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेचर होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर कोई पूछे कि भाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये क्या है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है। ठीक है, और क्या कंपोनेंट है हमारे प्रीएम्बल में, तो हमारे प्रीएम्बल में डेट ऑफ एडॉप्शन का भी कंपोनेंट दिख रहा है नीचे कि भाई 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमने ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, एडॉप्ट किया। क्या किया, एडॉप्ट किया। जब एग्जाम में पूछा जाए कि एडॉप्ट कब किया, तो आपका 1949 वाला ईयर याद रखना। लेकिन जब पूछा जाए कि भाई एनफोर्स कब किया, मतलब पूरे देश में लागू कब किया, तो वो तारीख होगी आपकी 26 जनवरी 1950। ठीक है, एनफोर्समेंट की तारीख होगी 26 जनवरी 1950 और एडॉप्शन की तारीख होगी आपकी 26 नवंबर 1949। ठीक है, प्रीएम्बल में आपका जो डेट दिया है वो 26 नवंबर 1950 दिया गया है। ठीक है, और जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और जो हमारा एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो तारीख है आपकी 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा आपको याद रखना है। एडॉप्शन और एनफोर्समेंट की डेट दोनों अलग हैं, एक अपने प्रीएम्बल में एडॉप्शन वाली डेट दी गई है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा था जो एग्ज़ाम में आता है। अब हम लोग हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम जो संविधान को आत्मार्पित करके बैठे हैं, आखिर वो शब्द हैं क्या, वो शब्द हमारे लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ही आपको समझ आएगा कि भाई ये प्रीएम्बल की इतनी वैल्यू क्यों है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम एक एक शब्द को देखते हैं। ये सारे शब्द जो है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट है। ठीक है, अभी हमने देखा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये हमारा नेचर था। अब हर शब्द को देखते हैं। पहले शब्द को पकड़ते हैं सोवरियन। कौन सा शब्द है, सोवरियन। सोवरियन क्या होता है भाई, आपने सुना होगा सॉवरेनिटी। आपने ये भी सुना होगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का कुछ युद्ध हो गया तो भाई बोलेंगे कि भाई अमेरिका बीच में पड़ रहा है, या फिर अमेरिका बोलेगा, बयानबाजी देगा मीडिया में कि हम जो है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध को शांत करने का कोशिश करेंगे। अगर वो दोनों चाहे तो हम तीनों जो है टेबल पे बैठ के वो दोनों का मैं मतलब तीन जन, यूएस, अमेरिका और यूएस, इंडिया और आपका पाकिस्तान, तीनों एक टेबल पे बैठेंगे और यूएस जो है मध्यस्थता करेगा, मीडिएटर का रोल निभाएगा। तो इंडिया आके बोलता है कि भाई इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मसले खुद सॉल्व कर सकता है। अब ये सोवरेन क्या होता है, तो सोवरेन मतलब होता है भाई टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन बोथ इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर। ठीक है, कोई भी देश तब तक सोवरेन नहीं होता जब तक वो अपने डिसीज़न खुद ना ले। ठीक है, जब तक वो अपने डिसीज़न खुद ना ले तब तक वो देश जो है सोवरेन नहीं कहलाया जा सकता। समझ रहे हो, अगर कोई देश कोई डिसीज़न लेने से पहले दूसरे देश को पूछता है तो वो देश की सोवरेनिटी डाउन या लेट डाउन फील की जाएगी उन वहाँ के लोगों के द्वारा कि भाई हमारी कोई सोवरेनिटी नहीं है, दूसरे देश को पूछ के तो तुम जो है यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करा रहे हो या फिर कोई पॉलिसी पे चेंजेस कर रहे हो। ठीक, तो ये होता है सोवरेनिटी। ठीक है, कोई भी मैटर हो, इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो। जैसे कि इंडिया ने जो है आपका सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, तो भाई इंडिया ने यूएस से नहीं पूछा कि भाई भैया हम अटैक कर दे कि नहीं उधर। ठीक है, हमने जो है अपनी प्लानिंग बनाई, रातों रात हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वापस आ गए। ये बिल्कुल हमने कोई डर नहीं रखा कि भाई क्या होगा। नहीं तो अगर कोई डर होता, हम डरे होते कि भाई अगर वो कर दिया तो भाई बाकी देश साथ में रहेंगे कि नहीं, चलो एक बार पूछ लेते हैं 4-5 देशों से, तो वो बोलेंगे तो हम जो है वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसा करोगे तो फिर सोवरेनिटी नहीं रही तुम्हारी, खुद के फैसले खुद लेना है। ठीक है, हमें अपने किस देश से जो है रसिया के साथ हमको तेल मंगाना है या नहीं मंगाना है, ये हमारा फैसला होगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ हमको नहीं बोलेंगे या फिर इशारा नहीं करेंगे या फिर कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई आप जो है रसिया से तेल मत मंगाओ, वो यूक्रेन के साथ लड़ रहा है।
ठीक है, इंडिया जो है अपने डिसीजन, अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई भी डिसीजन खुद ना खुद लेगा। क्यों? इंडिया एक जो है सोवरियन कंट्री है। कौन सा कंट्री है? सोवरियन कंट्री है। आई होप सोवरियन आपको समझ गया होगा। अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। तो आखिरकार ये सोशलिस्ट वर्ड क्या होता है? ठीक है, ये सोशलिस्ट वर्ड क्या है? तो सोशलिस्ट वर्ड क्या है? तो सोशलिस्ट वर्ड को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। क्या है? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का भला होना चाहिए। किसी भी देश में सोशलिस्ट विचारधारा चल रही है सरकार की, तो चाहती है कि सभी लोगों का क्या हो? वेलफेयर हो, अच्छा हो। अब ये सोशलिस्ट विचारधारा जो है इसे सोशलिज्म कहा जाता है। पर खैर उससे उधर जाने से पहले हम देख लेते हैं ये जो सोशलिस्ट वर्ड था ना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसमें प्रियम्बल में जोड़ा गया। अब ये अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है? ये 42nd कौन सा अमेंडमेंट आ गया, सब पहला दूसरा कहाँ चला गया, तो वो हम लोग जो है धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। यहाँ पे इतना मान के चलो कि अमेंडमेंट मतलब होता है गलती का सुधार करना, या फिर किसी वर्ड को निकाल देना, या किसी वर्ड को जोड़ देना हमारे संविधान में। ठीक है, अमेंड करना, अमेंड मतलब कुछ जोड़ना या फिर निकालना, इतना समझ लो। ठीक है, इसीलिए जो है हमारे भारतीय संविधान को कहा जाता है इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जिंदा किताब या जिंदा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ भी फेरबदल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 साल पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा हो जिस तरीके से, उसमें सभी शब्द वैसे ही हों। 2 साल बाद आज अगर देखोगे तो कुछ शब्द उसमें से निकल गए होंगे, कुछ शब्द जुड़ गए होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, हमेशा उसमें अपडेट होता रहता है। ठीक है, इसलिए जो है उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अमेंडमेंट मतलब वही होता है। ठीक है, अमेंडमेंट नहीं होगा तो वो लिविंग डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब सोशलिज्म पे आते हैं। सोशलिज्म होता क्या है? सोशलिज्म जो आपके सोशोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे, जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल होने वाला है आने वाले समय में जाके यूपीएससी में, या फिर जिनका ऑप्शनल है, वो बहुत ही अच्छे से समझते होंगे सोशलिज्म होता क्या है। बट अगर एक कॉमन लैंग्वेज में देखें तो भाई सोशलिज्म हमारे इंडियन पॉलिटी में देखा जाए तो 2 तरीके से, स्पेसिफिकली आपके प्रियम्बल में एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है, एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की बात करता है। बट इंडियन प्रियम्बल किसको एक्सेप्ट कर रहा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है ये मानता है कि भाई कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी कर सकती है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के बारे में कौन सोच सकता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहाँ देखने मिलता है? तो यूएसएसआर, आज का जो रसिया है, 1991 से पहले वो था यूएसएसआर। ठीक है, जिसमें जो है आपको कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की विचारधारा देखने मिलती थी। स्टालिन अगर आप जानते हो, लेनिन को जानते हो, तो उनकी विचारधारा थी कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की, जिसमें प्राइवेट जो थी, प्राइवेट जितनी भी कंपनी थी उनका कोई भी लेना देना नहीं था। प्राइवेट कोई भी कंपनी नहीं लगती थी, जितनी भी कंपनी होती थी सब की सब सरकारी होती थी। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्टिक विचारधारा या फिर कम्युनिज्म मानता है कि जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। किसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं? लेबर्स का करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिज्म मानता है या कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मानता है कि हमें जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स चाहिए नहीं, कैपिटलिज्म बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें यहाँ जो है कम्युनिज्म चाहिए। ठीक है, और हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल चाहिए। बट इंडिया जो है इस कम्युनिस्टिक विचारधारा को नहीं मानता। हम मानते हैं कौन सी विचारधारा को? हम मानते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। किसको मानते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एनरोल्ड रहते हैं उस कंट्री में और दोनों ही साथ मिलके काम करते हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं हम लोग सोशलिज्म। तो हमारे यहाँ पे कौन सा सोशलिज्म है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक, सोशलिस्ट का मतलब समझ गए होगे आप। अब बात करते हैं सेकुलर की कि आखिरकार सेकुलर शब्द क्या होता है। ये जो सेकुलर हमारे प्रियम्बल में दिया गया था, ये सेकुलर क्या है? तो सेकुलर का अर्थ है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन। ठीक है, हमारे यहाँ पे जितने भी रिलीजन है, हिंदू हो, इस्लाम हो, बुद्ध हो, आपका जैनिज़्म हो, आपका जोरास्ट्रियन हो, आपका पारसी हो, कोई भी रिलीजन हो यहाँ पे इंडिया में, हम सबको इक्वल प्रोटेक्शन देंगे, इक्वल प्रमोशन करेंगे। किसी का भी जो है हम जो है अनइक्वल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेकुलरिज्म का एक अर्थ है। सेकुलर स्टेट का एक प्रॉपर फंडामेंटल रूल ये होता है। ठीक है, और देखो तो भाई ये भी जो सेकुलर वर्ड है ना,
ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था 1976। ये किसने किया था भाई? इंदिरा गांधी ने ये अमेंडमेंट किया था। और दोनों जो है ये जो आपका सेकुलर और सोशलिस्ट ये दोनों वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। ठीक है, अब सेकुलरिज्म कैसा होता है? तो सेकुलरिज्म कुछ दो तरीके के देखे जाते हैं, एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म और एक ईस्टर्न सेकुलरिज्म। कौन से सेकुलरिज्म? तो भाई वेस्टर्न और ईस्टर्न सेकुलरिज्म होते हैं। वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या कहता है? तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहता है कि भाई कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कोई भी इंटरफेरेंस धर्म के मामले में नहीं होना चाहिए। जैसे यूएस मानता है कि भाई किसका भी कोई भी धर्म हो वो उसका प्राइवेट मैटर है, सरकार उसके अंदर नहीं जाएगी, वो चाहे कुछ भी करे। ठीक, वो अपना वहाँ पे फास्ट करते हुए डेथ हो जाए या फिर कोई भी उनका परंपरा हो, वो उनकी मैटर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ईस्टर्न सेकुलरिज्म है, जहाँ पे आपका इंडिया आता है, वहाँ पे क्या होता है? उस सेकुलरिज्म के स्टाइल में होता है कि भाई गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है रिलीजन में, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। कब करेगी? जब सरकार को लगता है कि भाई वो रिलीजन में कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से वो हमारा जो समाज है या फिर उस देश में रह रहे सिटीज़न है उनके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, या फिर उनके फंडामेंटल राइट पे कुछ प्रैक्टिकली हनन हो रहा हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, या फिर जो है वो दूसरों से मार्जिनलाइज्ड हो रहे हो। ठीक है, तो उस समय क्या किया जाएगा भाई? आपके गवर्नमेंट के द्वारा उस रिलीजन में इंटरफेयर किया जाएगा और उसको, उस परंपरा को या फिर कुछ भी कोई भी एक्टिविटी चल रही हो उस रिलीजन में, उसको अमेंड किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक, जैसे कि हाल के एग्जांपल में देखा जाए तो ट्रिपल तलाक का मैटर है। ठीक, आपके इंडियन गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया और उसको जो है बैन किया। वैसे ही हिंदुइज्म में देखा जाए तो भाई डाउरी की जो परंपरा थी, हिंदुओं में जो शादी होती थी उसमें दहेज मांगा जाता था, तो दहेज प्रथा को भी रोका गया एक्ट ला के। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकुलरिज्म। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म और ईस्टर्न सेकुलरिज्म। ठीक है, समझ आया आपको? तो हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब ये है। ठीक है, मतलब अलग अलग है लेकिन हमारे यहाँ पे क्या फॉलो होता है? ईस्टर्न सेकुलरिज्म। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे सोशलिज्म कौन सा फॉलो होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक इन द सेंस डेमोक्रेसी। खैर, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, डेमोक्रेसी की पहले चर्चा करते हैं। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि भाई लोगों का मतलब बहुमत हो, कुछ सभी से बात की जाए, चर्चा की जाए, फिर उस पर जो है सरकार बनाई जाए या फिर कोई भी नियम या फिर कोई भी फैसला लिया जाए। मेजोरिटी का गेम होता है कि भाई 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग जो है चर्चा कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, और 100 में से जो है 55 लोगों ने जो है वोट किया और बाकी 45 लोगों ने जो है ना पे वोट दिया। तो 55 जो लोगों ने हाँ पे वोट दिया वो मेजोरिटी में, तो उनकी बात मान ली जाएगी, सरकार का वो फैसला लागू किया जाएगा। ठीक, तो डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। एक होती है भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग सामने से आते हैं। ठीक है, सामने से आते हैं मतलब इन द सेंस जो कानून बन रहा होगा उस देश में, उस देश के कानून पे लोगों का सीधा वोट होता है, इनडायरेक्ट वोट नहीं होता है। ठीक है, दूसरी डेमोक्रेसी देखोगे ना तो आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इधर क्या होता है? इधर लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार वोट कर देते हैं कि भाई हमने एक एमपी बना लिया, एमएलए बना लिया, 5 साल तक जो है वो हमारे बदले वोट करता रहेगा, कानून बनाता रहेगा। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसा जो देश है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड वगैरह माने मतलब ये सब फंक्शनिंग किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि भाई मान लीजिए कोई फैसला या फिर कोई कानून बनाना है स्विट्ज़रलैंड में कि भाई मान लीजिए कि भाई ट्रक जो है, जो ट्रक्स चलते हैं वो रात के 10 बजे के बाद नहीं चलेंगे। तो इसमें क्या होगा? वहाँ के पार्लियामेंट वगैरह नहीं, वहाँ के लोग जो हैं वोटिंग करेंगे। हर एक घर का हर एक बंदा जो भी एलिजिबल वोटर होगा वो वोट करेगा। फिर पूरे ऑल ओवर जनसंख्या का देखा जाएगा कि भाई हाँ 50% से ज़्यादा लोगों ने ये बात को माना है कि भाई 10 बजे के बाद जो है बसेस या फिर कोई बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स जो है 10 बजे के बाद नहीं चलेंगी। तो अगर मेजोरिटी हुआ तो लोग जो है वो कानून बना देंगे। लेकिन इंडिया में क्या होता है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे भाई 5 साल में एक बार वोटिंग होती है, लोग घर से निकलते हैं, वोट डालते हैं, अपने एक एमएलए चुन लेते हैं। ठीक है, आपका जो मान लीजिए कि कोई गुजरात जैसा राज्य है जहाँ पे 6 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन एमएलए कितने हैं? कानून बनाने वाले लोग कितने हैं? खाली 182। ठीक, 182 एमएलए बन गए, 6 करोड़ लोगों का काम ख़त्म। अब कानून कौन बनाएगा? 182 लोग जो है वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में बैठेंगे,
अब वहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, वोटिंग करेंगे। क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे कि भाई अब वो 182 लोग डिसाइड करेंगे कि भाई हमको कैसा कानून चाहिए। 6 करोड़ लोग में कोई भी थिंकिंग हो, 6 करोड़ में से अगर 4.5 करोड़ लोग नहीं मानते होंगे तो उनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। 182 में से अगर 150 लोग मान रहे हैं हाँ ठीक है भाई कानून बना रहे तो बन जाएगा कानून, ठीक है, समझे। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि भाई पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, एमपी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, और यही एमपी और एमएलए क्या करते हैं, पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ के कानून बनाते हैं, ठीक है। इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि भाई डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। अब व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि भाई हम पहले उससे पहले चर्चा करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अभी मैंने जैसे बताया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है लॉ ऑफ मेजोरिटी वेयर माइनॉरिटी सफ़र्स। जैसे मैंने बताया कि भाई 100 लोग हैं, कोई फैसला लेना है, 100 में से 60 लोगों ने जो है हाँ बोल दिया, 40 लोगों ने ना बोल दिया, तो वो 60 लोग क्या है, मेजॉरिटी में है, अब उनके बल्ले बल्ले हो गए, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं अब। लेकिन 40 लोग कौन है, माइनॉरिटी में है, वो 40 लोग जो है परेशान हैं। 40 लोग तो दुखी रहेंगे ना भाई वो फैसला अगर लागू हो गया तो, बट 60 लोग खुश रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। अब अकेली अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी इंडिया में या फिर कोई भी देश में, तो वो देश के माइनॉरिटी सेक्शन क्या करेगा भाई, हमेशा परेशान रहेगा। इसलिए हमारे इंडिया में बात की जाती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी, लेकिन उसका जो बेस होगा ना वो हमेशा सोशल डेमोक्रेसी होगा। बिना सोशल डेमोक्रेसी के बेस के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाना मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनॉरिटी सेक्शन जी ही नहीं पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई सोशल डेमोक्रेसी में हमेशा इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात की जाएगी, उसके ऊपर विचार किया जाएगा, तो ही जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आगे जो है रखा जाएगा। मतलब कोई भी फैसला होगा, कोई भी फैसला होगा उस पर वोटिंग करने से पहले 50 बार सोचा जाएगा कि भाई माइनॉरिटी सेक्शन के ऊपर या फिर माइनॉरिटी कोई भी है ग्रुप हो, उसके ऊपर वो फैसला जो सुनाया जाएगा वो इम्पैक्ट क्या करेगा, गलत इम्पैक्ट करेगा या फिर अच्छा इम्पैक्ट करेगा, पूरा सोचा समझा जाएगा। उसकी लिबर्टी के ऊपर क्या असर होने वाला है, इक्वलिटी के ऊपर क्या असर होने वाला है और फ्रेटर्निटी के ऊपर क्या असर होने वाला है, ये सब कुछ सोचा जाएगा, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका डेमोक्रेटिक, ठीक। अब देखते हैं आगे रिपब्लिक। आखिरकार रिपब्लिक क्या होता है। अब रिपब्लिक हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि भाई रिपब्लिक डे के ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई 26 जनवरी को क्यों मनाना है, बट रिपब्लिक क्या होता है चलो देख लेते हैं। तो रिपब्लिक होता है भाई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी। आखिरकार किस तरीके से रिपब्लिक होती है, एक मोनार्की होती है, रिपब्लिक होता है, दोनों में सिंपल डिफरेंस क्या है। मोनार्की मतलब, पहली बात रिपब्लिक में क्या मतलब बताया जाएगा, रिपब्लिक होता क्या है। रिपब्लिक मतलब यही होता है कि भाई जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, या फिर जो भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें जो सबका सबसे टॉप पोजीशन पे जो होगा, सबसे टॉप पोजीशन पे वो हमेशा इलेक्टेड होगा। क्या होगा, इलेक्टेड, वो बंदा हमेशा इलेक्टेड होगा, ठीक है। और मोनार्की में जो है आपका हमेशा हाईएस्ट पोजीशन पे कौन होगा, मोनार्क, मतलब राजा होगा या रानी होगी, ठीक है। तो मोनार्की वाला जो सिस्टम है कहाँ चलता है, यूके में चलता है, जहाँ पे हमेशा हाईएस्ट पोजीशन कौन होता है, मोनार्क होता है। वहीं पे अगर देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक में हमेशा हाईएस्ट पोजीशन जो इलेक्टेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वो इलेक्ट होके ही आता है ना, उसका भी चुनाव होता है राज्यसभा में आपका, फिर बाद में लोकसभा में, और सारे के सारे स्टेट के लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं, तो जाके हमारा प्रेसिडेंट चुनकर आता है, ठीक है। आई होप यहाँ आपको नेचर वगैरह सब कुछ समझ आ गया होगा, हमारा प्रीएम्बल के जो भी नेचर है वो क्या कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर ये क्या है, तो ये चर्चा करने के लिए हमको पता होना चाहिए है क्या। तो हमको ये पता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल दिया गया है वो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं। तो जस्टिस, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है आपका जस्टिस। तो ये जस्टिस शब्द कहाँ से निकला, तो हमने ये जो है ये पूरा ऑब्जेक्टिव कहाँ से लिया, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया। 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जो जस्टिस की बात की गई थी, किस एंगल से हमको जस्टिस चाहिए, तो हमने रशियन रिवॉल्यूशन से ये टॉपिक उठाया, ठीक है। कौन सी तरह की जस्टिस होनी चाहिए भाई, सोशल जस्टिस चाहिए हमको, जिसमें कहा गया है कि भाई
हमको जो न्याय मिलेगा या हमको जो न्याय चाहिए, जो हमें जस्टिस चाहिए, वो हमेशा कास्ट, कलर, सेक्स, रेस, रिलीजन, इस सब से हमेशा दूर रहेगा। कि भाई ऐसा ना रहे कि भाई हम जो है कास्टिज़म, ऊंची कास्ट वाले को जो है आप जो है अच्छा फ़ैसला सुना दो, नीची कास्ट को गलत फ़ैसला सुना दो। जेंडर के बेस पे भाई आप जो है मतलब लड़का है तो भाई इसने सही किया होगा, लड़की ही हमेशा गलत होती है, इस हिसाब से आप जो है जस्टिस नहीं करोगे। हमेशा ये सब जितनी भी चीज़ें अपने दिमाग से पहले बाहर रखोगे, उसके बाद ही आप जो है जस्टिस करोगे। फिर दूसरा कौन सा तरीका होगा जस्टिस का? पॉलिटिकल। ठीक है, हर एक को पॉलिटिकल वोटिंग राइट्स मिलेंगे। हर एक को जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का अधिकार होगा। फिर कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस जो चाहेगा इंसान वो एक्वायर कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जीतोगे तो ही आप जो है पॉलिटिकल ऑफिस पे क्लेम कर सकते हो। या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो वहाँ पे आप अपना नॉमिनेशन तो जाके दायर कर ही सकते हो। ठीक है, कोई आपको रोकेगा नहीं अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, फिर इकोनॉमिक जस्टिस मतलब रिच वर्सेस पुअर, इन द सेंस कोई ज़्यादा अमीर है तो भाई उसके बारे में ही सोचा जाए, उसने पैसा दे दिया, करप्शन कर दिया, उसके रिलेटेड ही फैसला सुनाया जाए, उसके फ़ायदे के लिए फैसला सुनाया जाए, पुअर को हमेशा नुकसान वाली स्टेज पे रखा जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमको इस तरीके की जस्टिस का डिमांड चाहिए। ठीक, प्रिएम्बल ये कहता है। दूसरा लिबर्टी भाई क्या होता है? तो लिबर्टी एक लाइन में अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। ठीक है, हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि उसका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप हो। ये एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ गया था कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ अगर दिमाग में कीवर्ड होता तो आप आराम से आंसर करके आ जाते। अब लिबर्टी में कौन सी लिबर्टी चाहिए? तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है फ्यू टीबी। ठीक है, फ्यू टीबी। तो एफ मतलब होता है फेथ, एक्सप्रेशन, वर्शिप, एफ फॉर फेथ, ई फॉर एक्सप्रेशन, डब्ल्यू फॉर वर्शिप, टी फॉर थॉट, बी फॉर बिलीफ। ठीक है, ये 5 तरीके की हमको जो है लिबर्टी चाहिए, यानी आज़ादी चाहिए। इन द सेंस लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी। ठीक है भाई, हमको फेथ की आज़ादी होनी चाहिए, हम अपना एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति मतलब जता सकें। फिर वर्शिप, पूजा का हमको अधिकार होना चाहिए। थॉट और बिलीफ, कोई भी तरीके से हम जो है हमेशा हमको लिबर्टी मिलनी चाहिए। लिबर्टी होगी यही 5, अगर इन सब पाँचों में अगर लिबर्टी होगी तो ही बंदा जो है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएगा ना। अगर मान लीजिए कि भाई उसको सोचने का अधिकार नहीं है, थॉट प्रोसेस आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी सोच नहीं सकते, तो अपने आप को वो डेवलप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वर्शिप का अधिकार नहीं है, ठीक है भाई, आपको वर्शिप नहीं करने दिया जा रहा है, आपका जो भी धर्म है आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो आप क्या डेवलपमेंट कर पाओगे? कुछ भी अंतरात्मा कुछ भी डेवलप नहीं होगी। आप रिलीजन के प्रति जो है सतर्क नहीं होगे, आप जो है आगे जाके रिलीजन के नाम पे कुछ काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर देखते हैं इक्वालिटी मतलब क्या होता है? इक्वालिटी हमने बहुत बार देखा होगा, सिंपल उसका अर्थ भी वही होता है कि भाई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, 2 जन कुछ जस्टिस मांग रहे हैं तो उसमें किसी एक का पलड़ा भारी कर दो, भाई मेरे पहचान का है उसका छोड़ना। या फिर समझ लो स्पेशल प्रिविलेजेस कि भाई तू है ना, तू एक काम कर, तू ये सब नहीं करेगा, दूसरा कोई कर रहा है उसको करने दे। या फिर जो है आप लाइन में मत लगो, आपको जो है पीछे से जुगाड़ हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस का जो है हमेशा एब्सेंस होना चाहिए, हमेशा उसका बॉयकॉट होना चाहिए जहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती है। ठीक है, और आगे देखें फ्रेटर्निटी की। तो फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। क्या होता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जिसमें जो है हम भाईचारे की बात करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप की बात करेंगे। ठीक है, कि भाई पूरे देश में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम लोग जो है बोल दे कि भाई मैं गुजरात की अलग से सिटीजनशिप मिले और इंडिया की अलग से सिटीजनशिप मिले, तो आप कैसा बिहेव करोगे? ठीक है, आप अपने गुजरात की सिटीजनशिप पे प्राउड करोगे कि यार मेरे पास गुजरात की सिटीजनशिप है। या और अगर बिहार का कोई सिटीजनशिप लेकर आया तो बोलोगे तेरे तू बिहार का है, बिहार का सिटीजनशिप, मतलब प्रूफ हो जाएगा। समझे? मतलब हम ऐसा करेंगे कि भाई अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे, मतलब वो ब्रदरहुड वाली फीलिंग पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। इसलिए जो है हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा है कि भाई आप रीजनलिज्म को प्रमोट ना करो। ठीक है, आप अपने किसी रीजन के नाम पे आप जो है अपने आप को प्रमोट ना करो, क्योंकि आपने एक रीजन को प्रमोट करना चालू कर दिया, इन द सेंस आपके अंदर ही एक फीलिंग है कि आपका रीजन ऊपर है और दूसरे का रीजन डाउन है, तो इससे कभी भी भाईचारा डेवलप नहीं होगा। इसलिए जो है हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा। फिर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि भाई आपके में ब्रदरहुड है, सिंगल सिटीजनशिप भी है, साथ में रह रहे हो, लेकिन हर एक के साथ आपको डिग्निटी मतलब उसका जो है
आचार विचार और उसका जो है थोड़ा व्यवहार अच्छे से उसके साथ रखना है, उसको उसकी डिग्निटी हैम्पर ना हो, इन द सेंस कि आप उसको जो है अपमानित ना करो, ठीक है, उसकी डिग्निटी हमेशा मेंटेन रहे। फिर अब ये इसी में है, फ्रेटर्निटी के अंदर ही हमने जो है इंटीग्रिटी वाला वर्ड जोड़ा था, ठीक है, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सिग्निफिकेंस क्या है आखिरकार, प्रिएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। प्रिएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक आप समझ गए होंगे, नेचर और ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े तो आपको पता चल गया होगा कि भाई हमारा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो सच में बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। आखिर ये हमको इतनी सारी चीज़ें बता रहा है कि भाई हमारे देश के लोग को क्या क्या मिलना चाहिए, ठीक है, नेचर कैसा होना चाहिए, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, हमारी जो सरकार होगी वो कैसी होगी। तो ये क्या बता रहा है, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशन क्या थे जब ये प्रिएम्बल आज के 70-75 साल पहले बना है, ठीक है। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, जवाहरलाल नेहरू, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपालाचारी अंबेडकर जी, ये सब क्या चाहते क्या थे, इनके ड्रीम्स और इनके एस्पिरेशन कहाँ कैद हैं, तो इनके ड्रीम्स और एस्पिरेशन आपको कहाँ मिलेंगे, आपके प्रिएम्बल में मिलेंगे। और वो दिखाते हैं कि भाई उनकी इच्छा क्या थी कि आने वाला देश हमारा कैसा बने, ठीक है। तो यहाँ तक समझे। आगे देखते हैं कि प्रिएम्बल क्या ये पार्ट है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये प्रिएम्बल जो है पार्ट है। अब इतनी बड़ी चर्चा कर ली, क्या ये पार्ट होगा या नहीं होगा, खुद ही डिसाइड करो। बट आप सोच ही रहोगे पार्ट तो हो गए, लेकिन पहले था कि भाई ये पार्ट नहीं माना गया था। देखते हैं कौन से केस में था। जब बेरूबारी यूनियन केस हुआ था 1960 में, तो कहा गया कि प्रिएम्बल जो है पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। केसेस वगैरह हम लोग जो है बेसिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर, तो उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये कहा गया कि भाई बेरूबारी यूनियन केस में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कौन नहीं है, प्रिएम्बल नहीं है। फिर आगे देखते हैं 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ। इसमें बोला गया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कौन पार्ट है, प्रिएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो हम LIC ऑफ इंडिया का केस देखें तो उसमें कहा गया कि भाई ये जो पार्ट है ना आपका, प्रिएम्बल पार्ट तो है ही, लेकिन कैसा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, मतलब उसको अब निकाला नहीं जा सकता, समझे। पहले तो पार्ट था, मतलब नॉर्मल, हाँ भाई पार्ट होगा, अब अमेंडमेंट पावर तो है ना गवर्नमेंट के पास, उसका इच्छा नहीं हो प्रिएम्बल को हटा दिया तो। लेकिन रियलाइज़ किया गया धीरे धीरे 1995 में जब LIC ऑफ इंडिया केस आया तो कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई साहब जो आपका प्रिएम्बल है ना वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ है, क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप हटा भी नहीं सकते, ठीक है, वो वहीं का वहीं रहेगा, समझे यहाँ पर। अब देखते हैं क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है प्रिएम्बल का। तो ऑब्वियस सी बात है यार, हमने अभी तो चर्चा की इतनी बार कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था, जिसमें शब्द को जोड़ा गया था। कौन से शब्द थे भाई, सोशलिस्ट शब्द था, सेकुलर शब्द था और इंटीग्रिटी शब्द था, ठीक। अब दो चीज़ें जो है नोटिस करने वाली है इसके अंदर, आपके प्रिएम्बल में दो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। कौन सी चीज़ें हैं भाई, कि पहला तो ये नॉन जस्टिसिबल है, ये जो है आपका प्रिएम्बल नॉन जस्टिसिबल इन नेचर है, ठीक है। आप प्रिएम्बल को एक पेज लेके जाके कोर्ट में नहीं जाके कह सकते कि भाई साहब देखो जज साहब जो है ये इसमें जो है इक्वालिटी की बात की गई है और मुझे जो है रेस में जो है मतलब हार गया मैं, मेरे से कुछ लोग जल्दी भाग गए, तो सर मेरे को जो है मतलब न्याय दो, ठीक है। या तो कहीं भी आप बिजनेस सेक्टर में चले जाओ और बोलोगे भाई हमको जो है इक्वालिटी प्रमोट नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, हमको बिजनेस अच्छे से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये नॉन जस्टिसिबल है प्रिएम्बल जो है, आप उसको दिखा के कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो है क्या है, ड्रीम्स और एस्पिरेशन है हमारे फाउंडिंग फादर के, ठीक है। अब आपका कोई ड्रीम हो और वो पूरा ना हो और आप जो है केस करने चला जाओगे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला गया है कि इट इज़ नेदर अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ये जो प्रिएम्बल है इसको आप पावर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। कौन नहीं ट्रीट कर सकता, लेजिस्लेचर, ठीक है। आपका जो पार्लियामेंट है या फिर आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रिएम्बल का बहाना दे के कोई ऐसा कानून बना नहीं सकता, उस पावर का यूज़ नहीं कर सकता कि भाई हमारे प्रिएम्बल में लिखा है तो हम ये काम करेंगे। या फिर वो पार्लियामेंट और वो लेजिस्लेचर के ऊपर आप ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई प्रिएम्बल में लिखा हुआ है और आप जो है उसको कर नहीं रहे हो या फिर आप जो है उसके खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। प्रोहिबिशन भी नहीं हो सकता, ना ही प्रिएम्बल पावर हो सकता है,
पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का, ना ही प्रीएम्बल जो है उसका जो है क्या बोलते हैं वीकनेस हो सकता है, प्रोहिबिशन हो सकता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल प्रीफेस है किसी भी बुक की तरह, वो एक और सिर्फ प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, जो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स के ड्रीम्स और एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये था आपका प्रीएम्बल का चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप लाइक करिए, फिर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके कमेंट्स हो या फिर जो भी आपके डाउट्स हो उसको आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, ताकि आपके कमेंट्स आगे वीडियो में सॉल्व किए जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।